हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। सिसेलिया ने अपना बचाव करते हुए कहा, अगर मैं शादी कर लूं तो क्या वह भी मेरे खून का हिस्सा नहीं होगा? मैं इसमें कोई समस्या नहीं देखती। एक रिश्तेदार ने तर्क दिया, औरत का खून मर्द के खून से कमतर होता है। सिसेलिया ने कहा, ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। अगर मेरे फादर परिवार में शामिल हों और उनका खून अलग हो तो ऐसे विवाह में जन्मा बेटा आधे खून के साथ शायद वारिस के रूप में स्वीकार ना हो सके। वो बोली, मैं ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन मेरे रिश्तेदार बार बार मेरे खून पर सवाल उठाते हैं। वह मुझसे कहते हैं कि अगर मेरा खून इतना अच्छा है तो उसका सबूत दिखाओ। उसने बताया, मेरे फादर ऐसे तीखे शब्दों से अपने छोटे भाइयों को चुप करा देते थे, लेकिन वही लोग जिनमें मेरे फादर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, मुझसे ऊंच नीच खून की बातें करने लगे। मुझे पता था कि वह एक दिन तरह तरह की मांगे लेकर आएंगे, लेकिन मैंने खुद को पहले ही तैयार कर लिया था। वह केवल भौंकने तक नहीं रुकते, वह मेरी हर चीज छीनने की कोशिश करते। इन रिश्तेदारों की बहस के बाद माहौल गर्म हो गया। इसके बाद सिसिलिया अपने फादर के पास गई, जो बैठे हुए जूस का गिलास पकड़े थे। उसके हाथ में भी जूस का गिलास था। उसने पिता से कहा, पिताजी, आपको फिर से शादी कर लेनी चाहिए। यह परेशानी करने वाला है कि हर कोई लगातार यह चर्चा करते रहते हैं कि आपका कोई बच्चा नहीं है। बिना बच्चे के होना लोगों को खटकता है। अच्छा होगा कि आप एक वारिस पीछे छोड़ दें। उसने आगे कहा, मुझे पिता की जिम्मेदारियों में कभी खास रुचि नहीं रही। मैं उनकी संपत्ति या पदवी को लेकर उलझना नहीं चाहती थी। उनकी वारिस बनने की बातें बहुत थकाने वाली थी। मुझे पता था कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं खुद अपनी पहचान बना सकूं। काश वो पहले ही किसी को अपना वारिस बन मान लेते, तो रिश्तेदार उनकी पीठ पीछे बातें करना बंद कर देते। पिता ने कहा, तुम ऐसा बोल रही हो जैसे तुम मेरी संतान नहीं हो। असल में वो संतान से बेटा मतलब कर रहे थे, क्योंकि बेटा ही बिना किसी परेशानी के वारिस बन सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने सिसिलिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी संतान हो सिसिलिया, और तुम ही मेरी एकलौती संतान हो। कॉरिडोर में कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे। सिसिलिया ने उन्हें डांटते हुए कहा, मैं ही असली वारिस हूँ। लड़के आपस में फुसफुसाने लगे, औरत कैसे सब संभालेगी, ये तो सिर्फ एक औरत है। फिर सिसिलिया एक कमरे के पास पहुंची। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक आदमी सूट पहने बैठा था। वो घबराकर बोला, आप लौट आई लेडी सिसिलिया। ये सुनकर सिसिलिया बोली, मुझे लेडी सिसिलिया मत कहो। क्या तुम्हें मेरे पिता के शब्द याद नहीं? उसने पिता की बात याद करते गर्व से ये दोहराया, पिता ने कहा था, सिसिलिया, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। फिर सिसिलिया ने ऊंची आवाज में कहा, मैं सिसिलिया ज़ारोन इस किले की असली मालकिन हूँ। वो सोचने लगी कि उसने अब तक पिता की संपत्ति, सम्मान और दौलत में कभी रुचि क्यों नहीं ली। शायद समाज की सोच और दबाव ने उसे अपनी इच्छाओं को दबाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन पिता के शब्द याद करके भीतर गर्व भर गया। उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के बाद वही सब कुछ पाएगी। पिता की इच्छा के अनुसार उसने निश्चय कर लिया कि वो अपना हक कभी नहीं छोड़ेगी। एक दिन चाय का प्याला हाथ में लिए वो सोच रही थी कि पिता की इच्छा पूरी करना ही उसका कर्तव्य है। इसी बीच एक नौकर जॉन उसके पास आया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिचकिचा रहा था। तब सिसिलिया ने झुंझलाकर कहा, याद रखो, मैं अगली ड्यूक बनने वाली हूँ। जॉन की झिझक देखकर वो नाराज हो गई। फिर भी उसने उसकी चिंता सुनी और कहा कि अभी सबसे जरूरी काम आने वाला अंतिम संस्कार है। उसने जॉन को याद दिलाया कि समय बहुत कम है और ध्यान उसी पर होना चाहिए। टॉन्टस ने खबर दी कि वह पिछले साल एक लड़के को लेकर आए थे। सिसिलिया चौंक कर बोली, क्या? उसकी उम्र कितनी है? उसे याद आया कि जब उसने पिता से बात की थी तब वह लड़का पहले से मौजूद था। उसने सोचा, हो सकता है वो नाजायज औलाद हो, लेकिन उसमें पिता का खून है। अगर चाचा उसे गोद ले लेते हैं तो वह आसानी से वारिस बन जाएगा और मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। ये सोचकर उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि पिता ने उससे सच क्यों नहीं कहा। उन्होंने क्यों कहा कि सब कुछ मेरा है और मुझे 4 साल तक टेंशन में रखा। अगर वो खुद उस लड़के को लेकर आए थे तो यह तो उनके खून की पुष्टि करने जैसा ही है। ऐसी स्थिति में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने भाई की मदद करूं ताकि वह सही वारिस बन सके और सब कुछ हासिल कर सके। मुझे उन लालची रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना होगा। ये लड़ाई पहले से भी ज्यादा कठिन हो जाएगी। उसने और आगे जोड़ा, जो लोग मेरे पिता की छोड़ी हुई दौलत और सम्मान को चुराना चाहते हैं, वह शायद मेरे और मेरे भाई के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करें।
अगर मेरा भाई भी मेरे खिलाफ हो गया तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर वह सब कुछ ले लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर वह लालच में आकर ऑर्डर ऑफ नाइट का मुखिया बनना चाहे तो इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि इनाम पाने के लिए कोई भाड़े के सैनिक इकट्ठे हों। उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना, उनकी आजादी की हिफाजत करना और उनके अनुबंधों का पालन करना उनके लिए अपनी जान से भी अधिकतर महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये सब हाउस सैन के पास है, यानी मेरा घर। अर्थ का आदेश स्वतंत्र है और वह शायद मुझे चुनना पसंद ना करे। मुझे ऐसा सोचना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये सब बातें अभी तक शुरू नहीं हुई। लड़का अभी भी छोटा है और ये अभी जॉनथन के पीछे दौड़ रही है और सोच रही है, लेकिन यान ने मुझे यहाँ क्यों लाया? यान ने दरवाजा खोलते हुए क्लिफ से कहा कि हम पहुंच गए हैं। क्लिफ ने सोचा कि भले ही वह नाजायज हो, पर वह अभी भी ड्यूक का बेटा है। सिसिलिया ने कहा, उसे ठीक से संबोधित करो। जवाब मिला, हाँ लेडी सिसिलिया। लॉर्ड ईथन। ईथन सिरा ने कहा, पर क्यों ईथन? उसका नाम तो उसके पिता के नाम पर होना चाहिए था। हमारी परंपरा है कि बच्चों को अपने पूर्वजों के नाम मिलते हैं, जैसे मुझे मेरी दादी का नाम मिला। ईथन बाहर आओ, जॉन ने पुकारा। बेटा बाहर आओ। सिसिलिया ने लड़के को देखा। सुनहरी जैसे हल्के बाल, नीले आंखें जिसमें हल्का बैंगनी रंग था और गोरी मुलायम त्वचा। वह बोली, मैं इस चेहरे को पहचानती हूँ। उसने जॉन से कहा, अब तुम मुसीबत में हो। जॉन ने उत्तर दिया, बिल्कुल, क्योंकि सिसिलिया ने कहा, वह पिता का नाजायज बेटा है। उसका चेहरा और उसका नाम, यह तो मेरे साथ ही जुड़ना चाहिए था। अगर यह लड़का बेटा है तो इसका मतलब है कि अब तुम उत्तराधिकारी नहीं रहोगी। सिसिलिया कुछ लिख रही थी और कह रही थी, अगर सोफिया को यह पता चल गया तो इसका मतलब होगा कि ज्यादातर नौकर पहले से ही उस बच्चे के बारे में जानते थे। वह दुखी थी। सारे नौकर इकट्ठा होकर उसे घेर कर खड़े हो गए। वह बोली, आज के ठंडे स्वागत का असली कारण यह बच्चा है, लेकिन मैं अब भी उत्तराधिकारी हूँ और तब तक रहूंगी जब तक मैं इसे रोक सकती हूँ। दोनों लड़के खड़े थे। एक ने दूसरे से कहा, तुम इस समय मुस्कुरा कैसे सकते हो? मैं सोच रही थी, काश मैंने पिता का कंधा हिला दिया होता, बजाय इसके कि उस लड़के का चेहरा उजागर कर दिया। अंतिम संस्कार जल्दी है, फिर मैं उन्हें कैसे सही तरह विदा करूं? मैं सोच रही थी, पिता आप क्या कर रहे थे? चिंता मत करो, पिता ने कहा। अगर कोई पूछेगा तो कह देना, वह तो बस एक जोक था। इस बीच एक लड़के ने तलवार पकड़ ली और बोला, ऐसे हादसे तो अक्सर होते रहते हैं। बस 2 शब्द बोल दो और वह गायब हो जाएगा। यह तो बिना आत्मा का शरीर है। एक और लड़के ने कहा, वह तो बस एक बच्चा है। तब उस औरत ने कहा, ईथन को यहाँ लाओ। जवाब मिला, हाँ माय लेडी। पर्पल बालों वाला लड़का हंसा और बोला, अगर तुम बारोन हो सोफिया तो तुम्हें यह परंपरा पता होनी चाहिए। हमारे खानदान में नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अगर उसका नाम ईथन है और वह हाउस सन का बेटा है तो उसका नाम ईथन नहीं एल्डियन होना चाहिए था। सोफिया ने पूछा, इसका मतलब क्या है? क्या मुझे अपने पहले बेटे का नाम भी ऐसे ही रखना होगा? जवाब मिला, नहीं नहीं, तुम अपने पिता का नाम रखोगी, पति का नाम नहीं। सोफिया गुस्से से बोली, तो क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? लेडी की सर्वेंट कमरे में आई और बोली, लेडी ईथन, सोफिया और सीफिया झगड़ रहे हैं। सीफिया बोली, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, लेकिन मैं तलवार चलाने में तुमसे अच्छी हूँ। क्यों ना अभी इसका इम्तिहान हो जाए। लेडी बोली, ठीक है, तुम जाओ और दरवाजा बंद कर दो। सर्वेंट बोली, जी लेडी। तभी ईथन कमरे में आया। लेडी ने कहा, सोफिया तुम्हें मिलवाती हूँ। सोफिया हैरान हो गई और बोली, ओह कितना प्यारा है। लेडी बोली, ये है ईथन। जिलिन गुस्से में बोला, जी, और तलवार निकालकर ईथन की ओर बढ़ने लगा। तभी सिसिलिया आगे आई और ईथन के सामने खड़ी होकर बोली, जिलिन अपने आप में रहो। इसकी मौजूदगी देखकर क्रिस चिल्लाया, हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? मर चुका प्रिंस तुम्हारे महल में क्या कर रहा है? सिसिलिया चिंतित हो गई। यह स्वाभाविक था कि क्रिस ऐसे व्यवहार करे, क्योंकि प्रिंस को छुपाना देशद्रोह माना जा सकता है। पुरानी बातें याद करने लगी। नया राजा केवल पिछले साल ही गद्दी पर बैठा था। उससे पहले वह ग्रैंड ड्यूक था और पुराने राजा का सगा भाई था, यानी प्रिंस का चाचा। लगभग 10 साल पहले जब राजा की मृत्यु हुई तो उस समय के राजा ने अपने भाई ग्रैंड ड्यूक को यह जिम्मेदारी दी थी कि वह उसके इकलौते बेटे प्रिंस की देखभाल और शिक्षा करे। राजा को अपने अनुरोध पर थोड़ा संदेह रहा होगा, लेकिन यह तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिले। उस समय यह रिवाज था कि शिक्षा के लिए किसी उच्च पद वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए। इसलिए राजा ने प्रिंस ईथन को कम उम्र में ही ग्रैंड ड्यूक के पास भेज दिया गया। वह बहुत छोटा था जब उसे भेजा गया, लेकिन 10 साल की उम्र में वह महल लौटा। महल के हर सामाजिक समारोह में उसने अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी से सबका दिल जीत लिया। लेकिन
दुखद बात यह रही कि जिस साल वह केवल 16 साल का हुआ, उसी साल उसकी मौत हो गई। वह झील में तैरने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। हालांकि उसका शव कभी नहीं मिला, पर नाव और उसमें मिला कंगन उसके होने की पुष्टि करता था। राजा गहरी शोक में डूब गया और रानी भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। अंत में वह निमोनिया से मर गई। अगले ही साल पुराने राजा की भी मृत्यु हो गई और फिर ग्रैंड ड्यूक को नया राजा घोषित कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग आज भी राजा की वैधता पर शक करते हैं, क्योंकि प्रिंस की मौत के हालात संदिग्ध थे, क्योंकि प्रिंस का शव कभी नहीं मिला। क्रिश तो एक काउंट का बेटा था, नए राजा का बहुत करीब और समर्थक बन गया। इलिया ने सोचा, यह क्रिश के लिए बिल्कुल अच्छा दृश्य नहीं होगा। क्रिश बोला, पिता ने उसे पिछले साल महल लाया था, लेकिन लगता है तब से उसे कैद करके रखा था। सेसेलिया ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है। शायद नौकरों ने भी उसे मेरे पिता का नाजायज बेटा समझ लिया, जैसे तुमने सोचा। उसने आगे कहा, उसकी गुमशुदगी झील पर हुई थी, वो भी 4 साल पहले, राजा के अभिषेक से पहले। पिता ने उसे पिछले साल ढूंढा, लेकिन तब भी उसे अस्तबल में छिपाकर रखा। उस समय तो राजा जिंदा थे, तो पिता ने प्रिंस को महल क्यों नहीं लौटाया? सिसिलिया ने ईथन को क्रिस से बचाने की कोशिश की।